तो डेटा टाइप में हो गया आपका बेसिक डेटा टाइप, ठीक है, और एक हो गया आपका डेराइव्ड डेटा टाइप, ठीक है, और एक हो गया आपको यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। क्या हो गया? यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, ठीक है। ये आपको पहले 3 टाइप में हम लोग कैटेगराइज करेंगे। बेसिक डेटा टाइप में आपको आ जाता है इंट, कैर, फ्लोट एंड डबल। और एक वॉइड आप रख सकते हैं जो टाइपलेस होता है, कोई टाइप नहीं होता है। डेराइव्ड में आपका हो जाएगा एरे, पॉइंटर, फंक्शन, है ना, ये सब किस में आ जाएंगे? डेराइव्ड में आ जाएंगे। क्लियर है? यूजर डिफाइंड में आपको आ जाएगा स्ट्रक्चर, यूनियन और इनम, टाइप डेफ, ठीक है। और अगर C++ की बात करें तो आपको क्लास, ठीक है, ये सब किस में आ जाएगा? डेराइव्ड डेटा टाइप में, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप में। तो यूजर डिफाइंड डेटा बेसिक कहने का मतलब कि बेसिक जो प्री डिफाइंड दिया हुआ है, जो पहले से हमको डेटा टाइप दिया हुआ है लैंग्वेज के द्वारा, जिसको हम लोग कहते हैं प्रिमिटिव भी। क्या बोलते हैं? प्रिमिटिव डेटा टाइप। डेराइव्ड डेटा टाइप में क्या होता है कि जिसका फॉर्मेशन बेसिक से होता है, यानी एरे के लिए हम लोग दूसरा नहीं यूज करते हैं। एरे के लिए हम लोग इंट ही यूज करते हैं, कैरी यूज करते हैं, है ना, या फ्लोट ही यूज करते हैं। बट इसमें हम लोग क्या यूज करते हैं कि साइज देते हैं। यानी कि इसका डेराइवेशन मतलब क्या होता है? उत्पत्ति। यानी एरे में जो डेटा टाइप हो रहा है उसका डेराइवेशन हो रही है आपकी बेसिक डेटा टाइप से। क्लियर है? पॉइंटर भी बेसिक का कॉन्सेप्ट होता है, इंट स्ट्रिक्स भी बेसिक का कॉन्सेप्ट होता है। फंक्शन आपको बेसिक का कॉन्सेप्ट होता है, इंट सम, वॉइड सम, ठीक है। तो ये हो गया बेसिक का कॉन्सेप्ट होता है, बट इसमें हम लोग साइज देते हैं, स्ट्रिक्स यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया डेराइव्ड। यूजर डिफाइंड कि आप यूजर अपने हिसाब से डेटा टाइप यूज करता है। जैसे आप स्ट्रक्चर वेरिएबल बनाते हो, ठीक है, आप स्ट्रक्चर वेरिएबल में लिखते हो स्ट्रक्ट, ठीक है। जैसे स्टूडेंट स्ट्रक्चर का नाम है और S1 दिया। S1 इज व्हाट? वेरिएबल। और कोई भी वेरिएबल का ही डेटा टाइप ना करते, जैसे हम लोग इंट n दिए। इंट n का मतलब है कि इंट आपका n इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। किस टाइप का वेरिएबल है? इंटीजर, यानी कि बेसिक हो गया। लेकिन ये इसकी साइज हमको पता है कि इंटीजर का साइज 2 बाइट है, कहीं 4 बाइट है, यही दोनों में होगा। लेकिन ये जो डेटा टाइप दिए हैं इसके पहले हम लोग स्ट्रक्ट स्टूडेंट किए हैं। कहीं पर स्ट्रक्ट स्टूडेंट डेटा टाइप यूज है? यानी कि ये जो डेटा टाइप है वो क्या है? यूजर डिफाइंड है। हाँ, इसकी साइज होगी, चूंकि स्ट्रक्चर के अंदर हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स रखते हैं। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स की जो साइज होगी वही क्या होगी? स्ट्रक्चर वेरिएबल की साइज होती है। तो वो आपने पढ़ा होगा। यूनियन भी कुछ इसी तरह का है, इसके अंदर हम लोग रखते हैं। इसमें भी यूनियन स्टूडेंट और S1 ले सकते हैं। इसकी भी साइज होगी, जो सबसे हायर साइज वाला वेरिएबल होता है उसके अकॉर्डिंग साइज होता है। इनम, इनम भी एक डेटा टाइप, इनुमरेशन हम लोग बनाते हैं और सबका एक वैल्यू देते हैं अपने हिसाब से, कोई को 0 किसी को 1 अपने हिसाब से देते हैं ना। टाइप डेफ, टाइप डेफ में क्या करते हैं? टाइप डेफ में हम लोग यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बना सकते हैं। जैसे वो आपने पढ़ा भी होगा टाइप डेफ सी में। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि आपने लिया टाइप डेफ, हाँ नहीं नहीं, आप जैसे इंट, आप इंट के लिए आई यूज कर रही, यानी कि इस पूरे प्रोग्राम में इंट को हम लोग आई द्वारा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी जहां जहां आपको इंट की जरूरत पड़ेगी वहां आप क्या यूज कर सकते हैं? आई भी। यानी आई ए किस तरह की डेटा टाइप होगी? ये इंटीजर डेटा टाइप। लेकिन इंटीजर हो गया, लेकिन आई यहां पर क्या है? यूजर डिफाइन किया है ना। इंट के बदले आई लिखने के लिए डिफाइन कौन किया है? यूजर डिफाइन किया है। उसी तरह आगे हम लोग क्लास भी देखेंगे और क्या देखेंगे?
ऑब्जेक्ट भी दिखेंगे। तो ये हो गया आप लोग डेराइव्ड यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। अब आते हैं हम लोग बेसिक डेटा टाइप में। तो बेसिक डेटा टाइप में आता है आपको, पहले तो आता है डेटा टाइप, ठीक है। उसके बाद हम लोग ध्यान देते हैं साइज पे, ठीक है। और उसके बाद हम लोग ध्यान देते हैं रेंज पे। किस पे ध्यान देते हैं? रेंज। रेंज क्या है? उसके रेंज इन डेसिमल भी हम लोग कर सकते हैं, रेंज इन डेसिमल। तो आपका आ जाएगा क्या, सबसे पहले इसमें आ जाएगा इंट, ठीक है। अब इंट, सॉरी कैपिटल इसलिए हो जा रहा है ना कि पहला लेटर कैपिटलाइज सेट होता है ना, तो हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर, लेकिन आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्या ले लीजिएगा? स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं लिखते जाता हूं क्योंकि टाइप करना थोड़ा सा हेक्टिक हो जा रहा है। तो यहां पर आपका इंट आ जाएगा, ठीक है। साइज इसकी, मैं टर्बो के अनुसार चल रहा हूं, एज पर सिलेबस आपकी टर्बो है, तो साइज इसकी कितना हो जाएगी? 2। और हमेशा साइज किस में होता है? बाइट में। तो इसीलिए हम हर में बाइट नहीं लगाएंगे, आपको समझना है 2 बाइट। अब निकलता है रेंज। तो रेंज निकालने की फॉर्मूला होती है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि हम लोग हाउ मेनी बीट्स इन अ 1 बाइट? 8 बीट। तो हम लोग यहां पर देखते हैं 8 बीट यानी 2 बाइट्स में कितना बीट हो गया? 16 बीट्स। कितना हो गया? तो डैट इज फॉर्मूला आप देखिएगा, -2, पॉजिटिव निगेटिव दोनों होता है, -2 2 टू द पावर 15 2 2 टू द पावर 15 -1, ठीक है। ये आ गया। अगर इसको डेसिमल निकालना है तो आप रेंज निकाल सकते हैं, -32,768 टू 32,767, ये रेंज हो गया। तो ये इसी पर डिपेंड है, क्लियर है। उसके बाद आता है आपको इंट के बाद मैं कहूं कैर। क्या कहेंगे? कैर कहेंगे। कैर का आपका हो जाएगा -2 टू द पावर 7 ना, ठीक है। 2 टू द पावर 7 -1, यानी कि अगर देखा जाए तो कितना हो जाएगा? 32 गुना 64 गुना 128 टू 127, ठीक है। कैर हो गया 1 बाइट। उसके बाद आता है आपको फ्लोट। क्या आता है? फ्लोट। फ्लोट होता है आपको 4 बाइट। तो उसके हिसाब से आप निकाल लीजिएगा 2 टू द पावर 31 टू 2 टू द पावर 31 -1, क्लियर है। रेंज आप निकाल लेंगे, क्या आएगा? 31, ठीक है। अब उसके बाद आता है आपको डबल, है ना। डबल सॉरी ये बड़ा बड़ा हो जा रहा है। डबल हो गया आपको 8 बाइट। तो -2 टू द पावर 63 टू 2 टू द पावर 63 -1, ये हो गया बेसिक। क्या हो गया? बेसिक, ठीक है। अब 4 मॉडिफायर होते हैं। क्या होते हैं? 4 मॉडिफायर। तो मॉडिफायर में आपका होता है, सबसे पहले 2 की बात मैं कर रहा हूं, वो होता है आपको साइंड और अनसाइंड। इन टैब लाना पड़ेगा, साइंड और अनसाइंड। साइंड का मतलब होता है क्या? क्या? पॉजिटिव और निगेटिव दोनों, निगेटिव और पॉजिटिव। और अनसाइंड का मतलब होता है ओनली पॉजिटिव, क्लियर है। अब यहां पर तो अगर आप चारों को देखें तो चारों में आपको साइंड और अनसाइंड की भी यूज होगी। चारों में नहीं होगी, सिर्फ आपका इंट में होगा और किस में होगा? कैर में होगा, फ्लोट में नहीं। फ्लोट में साइंड अनसाइंड नहीं यूज होता। फ्लोट और डबल में साइंड और अनसाइंड की यूज नहीं होता है। यानी इंट में होगा और किस में होगा? कैर में होगा। तो अब आप कह सकते हैं साइंड इंट और अनसाइंड इंट दोनों में क्या हो जाएगा? डिफरेंस हो जाएगा। तो साइंड में आपने देखा कि निगेटिव और पॉजिटिव है, और खाली इंट भी लिखे हैं उसमें भी निगेटिव और क्या है? पॉजिटिव है।
यानी कि इंट के पीछे क्या छुपा हुआ है, साइंड छुपा हुआ है। क्या छुपा हुआ है, जैसे आप 5 लिखते हैं और +5 लिखते हैं, कोई अंतर होता है? 5 के पहले प्लस छुपा हुआ है ना, तो उसी तरह आप इंट को खाली इंट भी लिख सकते हैं और आप साइंड इंट भी लिख सकते हैं। तो आप तय कीजिए कि कौन लिखने में हमको आसानी होगा। आप खाली इंट ही लिखना पसंद करेंगे, ठीक है, दोनों बोथ आर सेम। उसी तरह कैर एंड अनसाइंड कैर बोथ आर सेम। क्लियर हो गया? चलिए, कैर में भी साइंड कैर लिखेंगे। एक चीज और ध्यान देना है कि आपका कैर जो होता है, ये सही बोला, कैर जो होता है वो इंटरनली एज ए इंटीजर ट्रीट करता है। ये आपको ध्यान देना है, क्या ट्रीट करता है, इंटीजर। अब ये क्या इंटीजर ट्रीट करता है, तो आस्की वैल्यू। अगर आप ए इनपुट लेते हो कैरेक्टर में तो वो क्या लेता है, 65। आप अगर ए को, आप कैरेक्टर को सी में प्रिंट कराते थे ना, कैरेक्टर को प्रिंट कराते थे ना इंटीजर में, सिर्फ कैरेक्टर लिख देंगे और इधर क्या लिख देंगे, %d लिख देंगे। तो कैरेक्टर, जैसे आपने ये ऐसे यूज किया होगा, जैसे आप ले लेंगे कैर c = a, ठीक है, और इसको मैं प्रिंट कराऊंगा, तो आप क्या प्रिंट करोगे, क्या लिखोगे, %c। कैरेक्टर के लिए क्या होता है, %c, सब भूल गया क्या, %c और कॉमा देके क्या लिखेंगे, c, यानी c की वैल्यू क्या है, a प्रिंट करेगा। लेकिन आप %d लिखेंगे और ये लिखेंगे तो भी क्या प्रिंट करेगा, आस्की वैल्यू प्रिंट करेगा। यानी कि आपको ध्यान देना है, इन C एंड C++ ओनली आस्की वैल्यू इज रिप्रेजेंटेड फॉर कैरेक्टर, यानी इंटरनली वो इंटीजर होता है। इसीलिए स्विच केस में हम लोग बोलते हैं कि स्विच केस ओनली एक्सेप्ट इंटीजर वैल्यू। तो कहिए कि कैरेक्टर कैसे ले लेता है, तो कैरेक्टर को भी एज ए इंटरनली इंटीजर ही ट्रीट करता है, आस्की वैल्यू पर काम करता है। समझ गए? तो यही इसका क्या हो गया, रेंज हो गया। और फ्लोट और डबल में साइंड और अनसाइंड की यूज नहीं होती है। क्लियर हो गया? अब हम लोग चलते हैं, दो और मॉडिफायर है, शॉर्ट और लॉन्ग। ऑब्वियसली अगर किसी के पहले शॉर्ट लगाएंगे तो उसकी साइज को रिड्यूस करेगा, और लॉन्ग लगाएंगे तो उसकी साइज को इंक्रीज करेगा। कोई दिक्कत इसमें? तो अब कहिए कैसे, तो इसको मैं बना दूंगा, यहां पर थोड़ा समझ लीजिए। अब आते हैं, साइन तो हो गया, शॉर्ट इंट। क्या आते हैं, शॉर्ट इंट। अब इंट को शॉर्ट इंट कर दिए तो रेगुलर इंट की 2 बाइट है, शॉर्ट इंट की कितनी हो जाएगी, 1 बाइट, और बाकी आपका रेंज ये वाला हो जाएगा शॉर्ट इंट। क्लियर है? अब जब शॉर्ट इंट है तो शॉर्ट इंट में भी हो जाएगा आपको साइंड शॉर्ट इंट और अनसाइंड शॉर्ट इंट, दोनों हो जाएगा। तो साइंड शॉर्ट इंट तो यही चल जाएगा जो शॉर्ट इंट का होगा, यानी साइंड छुपा हुआ है। समझ रहे बात को? थोड़ा सा इसमें पेचीदा है, अलबला टाइप की इसमें एक्स्ट्रा दे दिया है, इसीलिए आगे जितना भी लैंग्वेज आता है वो सब नहीं देता। आप साइंड अनसाइंड कितनी बार यूज किए हैं, कभी यूज किए हैं? खाली इंट हो गया, काम निकल गया। इसीलिए चूंकि पुराना ऑब्सोलीट है तो इतनी चीजें दी हुई है। अब आप पाइथन में जाएंगे तो टाइपलेस है, उसमें ये है। आप जावा में जाएंगे तो इतना नहीं है कि साइंड अनसाइंड ये सब करने की जरूरत आपको नहीं है। तो शॉर्ट इंट भी हो जाएगा और साइंड शॉर्ट इंट हो जाएगा, बोथ आर सेम। उसी तरह हो जाएगा आपको लॉन्ग इंट, क्या हो जाएगा, और इसमें हो जाएगा आपको 2 है तो यहां हो जाएगा 4। क्लियर है? अब आते हैं, कैर में शॉर्ट और लॉन्ग की यूज नहीं होती है, फ्लोट में शॉर्ट और लॉन्ग की यूज नहीं होती है, डबल में सिर्फ लॉन्ग की यूज होती है। तो हम लोग यहां पर लिखेंगे लॉन्ग डबल। कितना बाइट हो जाएगा, डबल का 8 बाइट, यानी लॉन्ग डबल की 10 बाइट। क्लियर है? अब आते हैं, सारा ये साइंड है, सारा क्या है, ये साइंड है। अब सबका क्या आएंगे, अनसाइंड आएंगे। क्या आएंगे, अनसाइंड आएंगे। अब कहां लिखे, नोटपैड खोल दें, इसको ये कर दे क्या, चाहे एक हम दिखा देते हैं, इधर डिलीट कर देंगे तो
तो साइंड इंट तो समझ गए, और इंट बोथ आर सेम। अब आते हैं अनसाइंड इंट में। अनसाइंड में आपका क्या हो जाएगा, अनसाइंड यहां लिखते हैं और फिर आप समझिएगा, अनसाइंड और इंट। अनसाइंड इंट में सिर्फ क्या आ जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू। क्या हो जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू। यानी कि हमेशा वैल्यू कहां से स्टार्ट होगा, रेंज इसका लोअर रेंज क्या होगा, 0। लोअर रेंज सही बोला, वो 0 से होगा। कहां से होगा, 0 से। यानी 0 टू अपर रेंज। ठीक है, 0 टू अपर रेंज। ठीक है। अब क्या क्या हो जाएगा, पहले सुन लीजिए। साइंड इंट, सॉरी, अनसाइंड इंट, अनसाइंड कैर। ठीक है, फ्लोट और डबल में साइंड अनसाइंड नहीं होता है, उसको छोड़ देंगे। अनसाइंड शॉर्ट इंट, अनसाइंड लॉन्ग इंट। इतना चीज हो गया, यही डेटा टाइप है। लिख लीजिएगा ना, इसको हमको नोट्स बना के भेजना पड़ेगा। लिख लीजिएगा, आपको सी में भी लिखा हुआ होगा, है ना। रेंज आपको बता ही दिए, साइज आपको सबको बता ही दिए, साइज कैसे निकलेगा, साइज के अनुसार कैसे पावर देके आप रेंज निकलिएगा, तो ये होगा। अब ये उसमें आता है कि सर इंटीजर में हम लोग अगर इंटीजर वेरिएबल लेना है तो हम लोग क्या यूज करें, शॉर्ट इंट यूज करें, लॉन्ग इंट यूज करें, खाली इंट करें, साइंड शॉर्ट इंट, साइंड और खाली इंट तो सेम हो गया, अनसाइंड इंट करें, अनसाइंड लॉन्ग इंट करें, अनसाइंड शॉर्ट इंट करें, तो सब भूल जाइए, सिर्फ क्या यूज कीजिएगा आप, इंट यूज कीजिएगा। और अगर 32,700, क्योंकि इंट साइंड और अनसाइंड का चक्कर तो पहले तो ये खत्म हो गया कि साइंड अनसाइंड में हम लोग साइंड यूज करेंगे, क्योंकि साइंड पॉजिटिव और निगेटिव दोनों को यूज करता है, और साइंड जहां यूज करना है वहां पर सिर्फ मेरा इंट से काम चल जाएगा, तो इंट ले लेंगे। और अगर आपको 5 लेना है तो 5 आपको शॉर्ट इंट में भी आ जाएगा, लॉन्ग इंट में भी आ जाएगा, और इंट में भी आ जाएगा। तो शॉर्ट इंट आप यूज करते हैं क्या, नहीं यूज करते हैं। तो क्या होगा, किसमें हम लोग ले सकते हैं, इंट पे। अच्छा, क्या फायदा होगा शॉर्ट इंट में लेने से, मेमोरी कम यूज करेगा, क्योंकि 5 आपको शॉर्ट इंट के रेंज में भी आ जाएगा। शॉर्ट इंट का रेंज होगा -127 टू -128 टू +127, तो 5 तो इस रेंज में आ जाएगा। इससे फायदा ये होगा शॉर्ट इंट में कि आपको 5 स्टोर करने के लिए रैम का सिर्फ 1 बाइट जगह लेगा, और उसी 5 को अगर आप इंट में ले लेते हैं तो वो कितने बाइट जगह लेगा, 2 बाइट जगह लेगा। उसी 5 को आप लॉन्ग इंट में लेते हैं तो कितने बाइट लेगा, 4 इंट। तो आप चाहते हैं ना कि उसी 5 को स्टोर करने के लिए आप जो कम मेमोरी स्टोर करें, कम मेमोरी ऑक्यूपाई करे, उसी को हम लोग एज ए डेटा टाइप यूज कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि अब मेमोरी का उतना कंस्ट्रेंट्स नहीं रह गया। जैसे नहीं रह गया कहने का मतलब कि अब हम लोग मेमोरी से ज्यादा ध्यान देते हैं किस पर, स्पीड पे, टाइम पे, है ना। तो मेमोरी थोड़ा सा, क्योंकि आपके पास अब आप कोई भी ऐप अगर डाउनलोड करते हो, ऐप अगर यूज करते हो, तो आप ज्यादा ध्यान आप किस पर देते हो, स्पीड पे। पहले आदमी मेमोरी भी एक कॉन्स्टेंट्स होता था, साइज भी देखता था, लेकिन अब साइज मोबाइल में भी क्या या लैपटॉप में भी बहुत ज्यादा आने लगा। इसका मतलब ये नहीं है कि मेमोरी ज्यादा है तो बढ़िया है, कम मेमोरी में ऑब्वियसली ज्यादा काम करेंगे तो ज्यादा मेमोरी लेगा ही, ज्यादा फैसिलिटी देंगे तो ये है, आपको समझ गए, दैट इज ए डेटा टाइप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको क्लियर कर दें। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे हम लोग को इंपॉर्टेंट चीज है क्या, वेरिएबल्स। व्हाट इज वेरिएबल्स, variable is basically used to hold values. It may be constant value and variable value, मतलब changeable value, and it also define memory location for that value. यानी कि वेरिएबल वैल्यू स्टोर करता है और उसके साथ साथ उसके लिए मेमोरी भी एलोकेट करता है। जैसे अगर, है ना, ये क्लास है, क्लास आपको स्टोर कर रहा है, क्लास के अंदर है ना, तो क्लास अपना भी तो पहले से जगह लेके रखेगा, तो आपको भी रख रहा है, आप
आपको अंदर रखने के लिए क्या जगह चाहिए, वो पहले से जगह भी क्या कर रहा है, बना के रख रहा है। तो क्योंकि कोई भी वैल्यू अगर लेगा तो वैल्यू हवा में तो नहीं रहेगा, उसके लिए मेमोरी एलोकेशन चाहिए। तो वेरिएबल स्टोर्स वैल्यू एंड आल्सो एलोकेट्स मेमोरी फॉर दैट पर्टिकुलर वैल्यू। क्लियर है? दैट इज ए वेरिएबल। अब क्या करते हैं कि दो टर्म इसमें आता है। पहला आता है वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड दूसरा होता है असाइनिंग वैल्यू इन वेरिएबल। दो टर्म आता है। तो पहले हम लोग चलेंगे, पहला टर्म में हम लोग चलेंगे, मैं यहां पर लिख देता हूं, समझ रहे हैं ना, वेरिएबल डिक्लेरेशन। वेरिएबल डिक्लेरेशन ठीक है। वेरिएबल डिक्लेरेशन यानी कहने का मतलब होता है कि जो भी वेरिएबल आप यूज करोगे उस वेरिएबल को आपको पहले से डिक्लेयर करना होगा कि फर्दर वो वेरिएबल प्रोग्राम में किस तरह के वैल्यू को स्टोर करेगा। क्योंकि सी और सी प्लस प्लस में जो एक बार आप वेरिएबल को डिक्लेयर कर देंगे जिस टाइप से, उसी टाइप के वैल्यू को पूरे प्रोग्राम में वो क्या करेगा, स्टोर करेगा। ठीक है, तो ये होता है सी एंड सी प्लस प्लस में। ठीक है, अब वेरिएबल डिक्लेरेशन की क्या होती है, सिंटेक्स। हर चीज का क्या होता है, सिंटेक्स होता है। तो सिंटेक्स पहले हम लोग जानेंगे कि वेरिएबल डिक्लेरेशन की सिंटेक्स क्या है। सिंटेक्स में आएंगे तो सिंटेक्स में पहले होता है डेटा टाइप। क्या होता है, डेटा टाइप। और उसके बाद आपका क्या होता है, स्पेस देकर वेरिएबल। वेरिएबल वेरिएबल नेम के लिए रूल होता है, वो रूल मैंने आपको बता दिए हैं। वही रूल फॉलो होगा जो किसका फॉलो हो रहा था, आइडेंटिफायर का, क्योंकि वेरिएबल इज आल्सो टाइप ऑफ आइडेंटिफायर, वेरिएबल नेम। और आप जानते हैं कि एक स्टेटमेंट को टर्मिनेट करने के लिए हम लोग सी और सी प्लस प्लस में सेमीकोलन का यूज करते हैं। क्लियर है? तो अब इसी सिंटेक्स पर हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, तो डेटा टाइप आपने अभी पढ़ा, इतना डेटा टाइप आप ले लो इंट, ठीक है, और वेरिएबल नेम लेंगे ए। ठीक है, यानी ये हो गया डिक्लेयर। हमने डिक्लेयर किया एक ए नाम का वेरिएबल को जो फर्दर प्रोग्राम में इंटीजर टाइप का वैल्यू स्टोर करेगा। इसके अलावा और किसी टाइप का वैल्यू को स्टोर, समझ रहे मेरी बात को? चलिए इसको थोड़ा लगा दीजिए, ठीक है। अब क्या है, इट इज रेडी टू स्टोर वैल्यू, बट इससे पहले कि इसमें वैल्यू असाइन करें, ये उस वैल्यू के लिए मेमोरी एलोकेट करेगा। क्लियर है? और मेमोरी एलोकेट करेगा तो मेमोरी का क्या होगा, साइज होगा। तो साइज क्या होगा इसका, जो इंटीजर का साइज है। तो एज पर कंपाइलर आपको हमेशा बोलते हैं कि एज पर कंपाइलर साइज वेरी करेगा। तो अगर टर्बो से के थ्रू करें तो आपका ये 2 बाइट मेमोरी आपको क्या करेगा, ऑक्यूपाई करेगा, है ना। हालांकि मेमोरी, अब मेमोरी 2 बाइट तो करेगा, अब कोई भी जगह ऑक्यूपाई होता है, मेमोरी ऑक्यूपाई होता है तो उसका क्या होता है, सर्टेन एड्रेस होता है। जैसे ये इतना जगह लिया हुआ है, इसका एड्रेस है ना, है कि नहीं, कि पाटलिपुत्र कॉलोनी में, यहाँ पर कोका कोला के बगल में फर्स्ट फ्लोर पर 1A, दैट इज एड्रेस। तो इसका भी एड्रेस होता है। तो एड्रेस क्या होगा वो हम लोग सिर्फ क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं। क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं। एड्रेस हम लोग को ये नहीं पता चलेगा कि किस एड्रेस पर वो 2 बाइट जगह लिया ले, बट एड्रेस तो होगा, इतना तय है ना, उसका एड्रेस होगा। अब क्या होता है कि किसका ये मेमोरी लेगा, रैम का या हार्ड डिस्क का? मेमोरी होता है ना, हार्ड डिस्क भी होता है और क्या होता है, रैम भी होता है। किसका मेमोरी लेगा, रैम का लेगा। क्योंकि मेमोरी कब लेगा, जब प्रोग्राम आप एग्जीक्यूट करोगे
तब ना समझिएगा सी के अच्छे इंट सी है, रन करोगे तब ना सब एक्टिवेट होगा सारा प्रोग्राम कोड। और देखिएगा इंट सी है, इंट सी है तो उसको ए के लिए इंट ए है तो ए के लिए 2 बाइट दिया। अब जब प्रोग्राम आप रन कराते हो तो प्रोग्राम रन करता है तो कहां जाता है, लोडर क्या करता है, प्रोग्राम को या तो हार्ड डिस्क से या आपका तुरंत प्रोग्राम बना हुआ है उससे कहां स्टोर करता है, रैम में। लोडर का काम यही होता है ना, तो ये रैम का मेमोरी एलोकेट करता है। क्लियर है। अब जब मेमोरी एलोकेट करता है तो रैम की मेमोरी में छोटे छोटे फ्रेगमेंटेशन होते हैं। फ्रेगमेंटेशन मतलब समझ रहे हैं ना, छोटा छोटा पार्ट में डिवाइड होता है, ब्लॉक जैसा। और हर एक ब्लॉक जो होता है कितने बाइट का होता है, 1 बाइट का। कितने बाइट का, लॉजिकल। ये ऐसा नहीं कैसे घर बनाया हुआ, इसको लॉजिकल सोचना है। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं लॉजिकल दिखा है। तो बाय द वे हम लोग एज्यूम करते हैं द फर्स्ट इज 100, तो ऑब्वियसली ये क्या हो गया 101, और ये क्या हो गया 102, 103। तो ये जो ए होगा वो 2 बाइट लिया होगा, यानी 2 ब्लॉक लिया होगा। कितना ब्लॉक लिया होगा, 2 ब्लॉक लिया होगा। ठीक है ना, ब्लॉक बाय ब्लॉक होता है। अब इसको अगर हम लोग एज्यूम किए हैं तो ए की मेमोरी क्या हो सकता है, यहां पर जो डायग्राम दी है क्या बोल सकते हैं, पता है ना 100 और 101 हमने तो ए की मेमोरी क्या होगी 100 और 101। लेकिन हम लोग कोई एक ही मेमोरी बताते हैं, कौन, पहला वाला। यानी बता देंगे 100 अगर बताएंगे तो दिमाग में रखना है कि 100 अगर मेमोरी है तो वो 100 और 101 दोनों रखा है। ठीक है, 2 बाइट है ना, और 4 बाइट है तो 100, 101, 102 और 103 दोनों रखा है। चूंकि हम लोग पहला वाला बता देते हैं, ऑब्वियसली आप एड्रेस बताओगे तो इंट्रेंस का बताओगे, वहां पर चल जाओ, यहां से लेकर वहां तक तो एड्रेस नहीं बताओगे, है ना। इंट्रेंस ही हम लोग एड्रेस बताते हैं। अब पता ही है कि वो 2 बाइट लेगा तो 100 लेगा, 101 लेगा। अगर कोई कहता है x तो आप x और x प्लस 1 तो लिया हुआ है। क्लियर है, समझ गए। तो ये आपका मेमोरी एलोकेट करता है ऐसे। तो बाय द वे मान के चलो 100, बट इसमें 100 और 101। अब अगला जो वेरिएबल लेंगे इंट b, तो अगर ये 100 पर है तो या तो ये क्या लेगा 98 लेगा, या फिर क्या लेगा 102 लेगा, या फिर ऐसा नहीं कि 98 और 102 ही लेगा, मतलब कुछ भी ले सकता है, बट 100 और 101 नहीं लेगा। और ऐसे भी जानते हैं कि अब कहिए कि सर 98 और 102 भी ले सकता है और नहीं भी ले सकता, क्योंकि वेरिएबल जब आप डिक्लेयर करते हो तो हर एक वेरिएबल रैंडमली मेमोरी एलोकेट करता है, कंटिन्यूअस नहीं। कंटिन्यूअस आपको एरे करता है, जिसमें 0 होगा तो 0 के जस्ट आगे वाला 1 वाला लेगा, तो एरे करता है। तो यहां पर तो दोनों अलग अलग वेरिएबल है, तो कुछ भी लेगा। 98 भी हो सकता है, 99 नहीं होगा, 99 क्योंकि 99 होगा और फिर तो 100 आगे आएगा, तो फिर 100 तो ये लिया हुआ है। 101 भी नहीं होगा, क्योंकि कोई कहता है कि ये 100 लिया तो कोई कहता है ये 101 लिया, नहीं, क्योंकि 100 लिया है तो 101 ही ये लिया होगा। क्लियर है, तो ये आपका हो गया मेमोरी। ठीक है, अब ये हो गया आपका डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल डिक्लेरेशन। एट द सेम टाइम बाकी आप जानते होंगे, एट द सेम टाइम एक से ज्यादा वेरिएबल भी आप डिक्लेयर कर सकते हैं। अगर सारा वेरिएबल एक टाइप का होगा, आप ऐसे भी कर सकते हैं, फ्लोट a x y, ऐसे भी कर सकते हैं, जो भी आपको लेना होगा। क्लियर है, ठीक है। हम लोग ऐसे कर सकते हैं इंट a कॉमा फ्लोट y सेमीकोलन, ये लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। इंट a सेमीकोलन, हम लोग 2 लाइन को एक लाइन में लिखे हैं, तो 2 लाइन को बनाए तो लाइन टर्मिनेट करेगा तो क्या होगा सेमीकोलन होगा ना। हाँ, कॉमा देते तब जब दोनों तो अलग अलग है, कॉमा अगर आपको देना था तो ए वाई यही लिख देते, दोनों इंटीजर टाइप का हो जाता। जब 2 अलग अलग यूज कर रहे हैं तब आप कॉमा नहीं देंगे, क्या देंगे सेमीकोलन नहीं, क्योंकि ये अलग स्टेटमेंट है, ये अलग स्टेटमेंट है। तो लाइन का मतलब लाइन नहीं, लाइन का मतलब क्या स्टेटमेंट, है ना। आप ऐसे लिख सकते हैं क्या a बराबर 10
और नीचे लिखते सेमी कॉलन लिखते हैं b बराबर 20, तो आप लिख सकते हैं क्या a बराबर 10 b बराबर 20 आप लिख सकते हैं? कभी नहीं ना लिख सकते हैं। आप बीच में खाली ये कर रहे हैं कि दो लाइन की जगह पर एक लाइन आप यूज कर रहे हैं, बट स्टेटमेंट तो दो स्टेटमेंट है ना, तो स्टेटमेंट इंट करेगा तो सेमी कॉलन देना मस्ट है। तो ये हो गया वेरिएबल डिक्लेरेशन, और वेरिएबल में असाइनिंग वैल्यू हो जाएगा आपको डेटा टाइप वेरिएबल नेम, और उसके बाद इक्वल टू सिंबल रख के हम लोग क्या यूज करेंगे? वैल्यू यूज करेंगे। ठीक है, तो हो गया वेरिएबल में वैल्यू असाइन करना। ठीक है, अब जैसे मैं लिख दूंगा इंट a इक्वल्स टू 10, ये हो गया वेरिएबल में वैल्यू असाइन करना। तो दो तरह से असाइन करते हैं, ये होगा असाइनिंग वैल्यू एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन, अलग अलग नाम दे सकते हैं, इसको नाम में कुछ नहीं है, समझना है चीजों को। इंट a इक्वल्स टू 10 भी लिख सकते हो, या एक बार आप डिक्लेयर करो और उसके बाद इसमें वैल्यू हो, ऐसे भी कर सकते हो फर्दर जहां जरूरत पड़ा। ठीक है, तो ये हो गया आपको डिक्लेरेशन एंड डिफिनीशन। ठीक है, उसी तरह मैं अगर कहूं इंट a इक्वल्स टू 10 कॉमा b इक्वल्स टू 20, इज इट राइट और नॉट? राइट। int a equals to 10 comma b equals to 20, राइट और रॉन्ग? राइट सर। ठीक है, क्योंकि दोनों आपको इंटीजर टाइप का ही है, इसका मतलब यही होगा। हाँ, अगर b को फ्लोट बनाना है तब यहाँ पर फ्लोट b लिखेंगे और क्या देंगे? सेमीकोलन। क्लियर है? अब a में मेमोरी दिया है तो इस 10 को ये दो ब्लॉक यहाँ पर अगर बना देंगे इंटरनली तो ये 10 यहाँ पर स्टोर हो जाएगा। ठीक है, और जहां जहां हमको 10 की जरूरत पड़ेगी वहां वहां हम लोग किसका यूज करेंगे? क्लियर है? अब वेरिएबल में वैल्यू हम लोग दो तरह से लेते हैं, एक तो लेते हैं एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन जिसको हम लोग कहते हैं डायरेक्ट इनिशियलाइजेशन, और एक होता है एट द टाइम ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन जिसको हम लोग कहते हैं रन टाइम इनपुट। तो रन टाइम इनपुट के लिए आपको सीन फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। क्या? तो ये हो गया वेरिएबल। समझ गए? रूल समझ रहे हैं? वेरिएबल तो आप नोट्स बना लीजिएगा, डेटा टाइप का और वेरिएबल का। अब इसमें होता है लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल, तो ये आप फंक्शन में पढ़ेंगे, थोड़ा सा होता है ना लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल। जो इनसाइड फंक्शन है दैट इज ए लोकल, जो आउटसाइड फंक्शन है दैट इज ए ग्लोबल। ग्लोबल को सारे लोग एक्सेस करेगा, वो किसी पर्टिकुलर फंक्शन के लिए। मेन के अंदर जो वेरिएबल हम लोग अभी डिफाइन करते हैं सब क्या होता है? लोकल होता है। फंक्शन के अंदर वेरिएबल है दैट मींस लोकल, फंक्शन के बाहर है दैट मींस ग्लोबल। तो हम लोग इस वेरिएबल को ग्लोबल की कॉन्सेप्ट तब आती है